बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट एड के इस सीरीज में। इसमें हम 10वीं कक्षा की भौतिकी का पहला अध्याय प्रकाश प्रावर्तन और अपवर्तन जो है हमारा, उसमें हमने प्रावर्तन खत्म कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पर ये सच्चाई वहीं तक सीमित रह जाती है जब तक हम प्रावर्तन पढ़ते हैं। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वहाँ पे तो हमने देखा था कि जब प्रकाश जब तक परावर्तित ना हो किसी सतह से, तब तक तो सीधी रेखा में गमन करती है। पर यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ बिना परावर्तित होते हुए भी प्रकाश की दिशा मुड़ सकती है। अब ये कैसा विज्ञान है? तो हाँ जी, विज्ञान का तो ऐसा ही खेल है। देखिए, जब भी आप प्रकाश के चाल से छेड़छाड़ करेंगे, अर्थात हम कहें तो इसके रफ्तार में आप बदलाव कर देंगे, तो प्रकाश अपनी दिशा बदल लेगी। इसमें पूरी सच्चाई है। आप देखेंगे आज के पूरे लेक्चर में कि कैसे ये हो जाता है। जब तक हम प्रकाश के चाल को स्थिर रखते हैं, तभी तक हम ये कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी। जब जैसे ही हम इसके चाल में कोई छेड़छाड़ करें या इसमें बदलाव करें, तो ये अपने दिशा को परिवर्तित कर लेती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रकाश के तीनों माध्यम जो हैं, कांच, हवा कहें या निर्वात या जल, तो इन तीनों माध्यमों में प्रकाश की चाल की हमने गणना कर ली थी, जो कुछ इस प्रकार था। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद पानी में 2.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो 0.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये चाल कम होते जा रही है। ठीक है, तो इसमें ये कोई छोटी चाल तो है नहीं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो हम अगर इतने बदलाव कर देते हैं इसकी चाल में, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि इसकी दिशा में तो बदलाव होगा ही, और निश्चित है होगा। अगर ये छोटा होता तो हम ये कल्पना कर सकते थे कि ये चाल जो हम बदलाव कर रहे हैं ये बिल्कुल नगण्य है, और बदलाव भी नगण्य होना चाहिए, यानी कि नहीं होना चाहिए। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बदलाव होते हुए हमें साफ तौर से दिख जाएगा। और यही घटना जो हमें दिखती है कि प्रकाश के चाल में बदलाव हो रहा है, जब वो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसे ही हम अपवर्तन का नाम दे देते हैं। अपवर्तन और कुछ नहीं, बस यही विज्ञान की एक घटना है जो कई बार लोगों को चौंका देती है, और कई बार लोगों की परेशानियों का एक नया कारण बन जाती है। जैसे हम बात करें उन मछुआरों को जो मछलियाँ मारते हैं, तो उनके लिए ये विचलन का कार्य कर देती है, मछलियों को उनसे बचा लेती है। कैसे? तो हम देखेंगे इस अध्याय में। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अपवर्तन की एक मानक परिभाषा अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं, या फिर हम पहले आपको ये समझा दे रहे हैं कि बेसिकली अपवर्तन हम क्या किसे रहे हैं, फिर हम परिभाषा की ओर रुख करेंगे ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। ये देखिए, मान लीजिए कि ये आपका माध्यम 1 है। ये आपका पहला माध्यम है, जो आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हवा मान लेते हैं। और ये माध्यम 2 है, जिसे हम तत्काल पानी या कांच रख सकते हैं। आप कुछ भी रखें, पानी रख लेते हैं। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा पहला माध्यम है ये थोड़ा विरल माध्यम है, क्योंकि यहाँ हम अगर कणों का घनत्व देख लें, विरल का अर्थात है जहाँ कणों का घनत्व अगर देखें तो हमें कम प्रतीत होगा। यहाँ हम देखते हैं कि हवा में एक कण दूसरे कण से थोड़ी दूरी बनाकर रहते हैं, कुछ इस तरह से। तो इस बात की हम कल्पना कर सकते हैं कि भैया ये विरल माध्यम है हमारा। और वहीं हम इसकी बात करें तो ये हमारा सघन माध्यम होगा, जिसमें कण कुछ इस तरह से होंगे। मुझे उम्मीद है आप इस बातों को समझ चुके होंगे। तो विरल माध्यम
जिसमें कण एक कण दूसरे कण से थोड़ी दूरी बनाकर रहे, अर्थात हम कह सकते हैं कि घनत्व कम हो। घनत्व क्या है? घनत्व कुछ नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल, ये जो जितने में रहते हैं और इनका जो ये कणों की संख्या है उसको यदि हम भाग दे दें तो हमें घनत्व मिल जाएगा। यानी कि इसकी कणों की संख्या बटे इसका क्षेत्रफल कर दें तो ये हमें इसमें इसकी बात करें तो इसमें हमें कम मिलेगा और इसमें हमें ज़्यादा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि माध्यम वन का घनत्व जो होगा वो माध्यम वन का घनत्व कम होगा और माध्यम टू का घनत्व ज़्यादा होगा, और इसीलिए माध्यम वन हमारा विरल माध्यम होगा और वहीं माध्यम दो जो होगा वो हमारा सघन माध्यम होगा। जिसका घनत्व ज़्यादा वो विरल माध्यम, जिसका घनत्व कम वो सघन माध्यम। यहाँ घनत्व क्या है तो हम कह सकते हैं भाई साहब कणों की संख्या और यहाँ हम क्षेत्रफल की चर्चा मतलब क्षेत्रफल लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि हम यहाँ किसी 3D शेप की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे आयतन। तो आप इस बातों को भली भांति समझ सकते हैं कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। तो इसे समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम अपनी चर्चा पे वापस आते हैं। तो हमने इसे माध्यम वन कंसिडर्ड किया है और इसे माध्यम टू, जिसमें हमने एक और नई बात जोड़ दी है जो कि है कि ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। ये जो हमारी सतह है, ये जो हम देख रहे हैं ब्लू कलर से, ये जो हमारी सतह है, तो हम इस पे एक अभिलंब बना देते हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये लंब है और ये हमारा कहलाएगा अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है और कुछ नहीं। तो चलिए हम किसी किरण को यहाँ से गुजार दे रहे हैं। क्यों? ये अभिलंब आप देख सकते हैं और ये हमारी आपतित किरण है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी आपतित किरण है। आपतित किरण है और हम देख सकते हैं कि किरण को अपने पथ पे इधर जाना चाहिए था। हमने इसके पथ को काले रंग से दिखाया है कि इसे बिल्कुल इधर जाना चाहिए था, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये मुड़ के कुछ इधर जा रही है। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि आपतित कोण अभिलंब के साथ, आपतित कोण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अच्छी बात है। और इसे हम एक मिनट, ये देखिए कुछ ये यहाँ पे, इसे हम कहेंगे अपवर्तित कोण, या हाँ, तो हम इसे कह सकते हैं एंगल आई, और इसे भी हम एंगल आर ही कहेंगे क्योंकि इसका और कुछ नहीं, इसका अंग्रेजी तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ही तो होता है। रिफ्रैक्शन, तो हम इसे एंगल आर कहेंगे। बच्चों यहाँ पे जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि आप देखिए कि एंगल आई हमारा बड़ा है और एंगल आर हमारा छोटा है। कहें तो एंगल आई हमारा बड़ा है, एक मिनट, एंगल आई हमारा बड़ा दिख रहा है और वहीं एंगल आर हमारा छोटा है। आपको कुछ इस तरह से कब दिखता है, कब दिख रहा है? जब हमारी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो हम इस नियम को यहाँ नोट कर सकते हैं कि किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किरण जब, या फिर हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपने नोट्स को इतना शॉर्ट बना लें कि आप जब एग्ज़ाम के लिए जा रहे हों तो लास्ट मिनट में आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो हम इसे इस तरह से लिख देते हैं कि जब हमारा किरण विरल माध्यम से किधर जाए तो सघन माध्यम की ओर जाए।
तो ये बात आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कैसा हो जाएगा, तो एंगल आई हमारा छोटा हो जाएगा और एंगल आर हमारा बड़ा हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? चलिए, बातें समझ में आ गई तो इसको आप नोट करेंगे। वहीं हम इसके विरोध में भी तो कुछ लिखे हैं, तो इसके विरोध में क्या कौन से स्टेटमेंट आ जाएगी, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए, इसके विरोध में हम लिख सकते हैं कि जब एंगल आई हमारा छोटा हो जाए, जब एंगल आई हमारा छोटा हो जाए और एंगल आर हमारा बड़ा हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि तब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। सघन माध्यम विरल माध्यम। ठीक है, तो ये बात आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे ये बात भी तो लिख सकते हैं, ये बात भी तो लिख सकते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो एक और घटना जो हमें देखने को मिल रहा है, ये हम जो लिख रहे हैं, ये बहुत मेन पॉइंट है बच्चे, ये बहुत मेन पॉइंट है। इसे आप पॉइंट 1 करके लिखें और दूसरी तरफ लाइन खींच के इसे आप लिखें, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। जिस तरह से आप दोनों में अंतर करते हैं ना, आपको कुछ उसी तरह से इसे दोनों को लिख लेना है अपने नोटबुक में। और हम एक बात क्या लिख सकते हैं, एक बात हम ये लिख सकते हैं कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये अविलंब की ओर मुड़ जा रही है। तो ये हमने लिख लिया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या हो जा रहा है कि अविलंब की ओर मुड़ जा रही है, अविलंब की ओर मुड़ जा रही है। बातें समझ में आ गई? और यहाँ पे हम यही क्या लिख सकते हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अविलंब से दूर चल जा रही है, अविलंब से दूर चली जा रही है। चलिए, इस बात को नोट कर लेंगे और हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने पूरे डिस्कशन में सिर्फ यही 2 पॉइंट कंसिडर करने के लिए आपको ये पूरा बना के समझाया है, और कुछ नहीं, यही दोनों पॉइंट आपको समझना है। और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको नोट कर लें और इसमें BVI लगा के आप रख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हम मिटा रहे हैं। अब देखिए, इस पॉइंट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कि आपको विज्ञान के कुछ पहलू समझा सकें। तो बच्चों, हम जब विज्ञान के कुछ चमत्कारों को देखते हैं तो हमारी आंखें चौंक जाती है। वो होता क्यों है? तो चलिए अभी हम देखते हैं कुछ जो चमत्कार हमारे सामने होता है। वैसे चमत्कार तो नहीं, इसका वैज्ञानिक सच है, और वो अभी हम देखेंगे। ये आपका कुछ नहीं, पानी है, जिसमें आप ये समझ लें कि यहाँ आपकी मछली है। ये आपकी मछली है और यहाँ किनारे पे खड़ा मछुआरा। किनारे पे खड़ा मछुआरा ये मछली को देखना चाहता है और इसे पकड़ना चाहता है। लेकिन बताइए कि क्या ये मछुआरा मछली को उस तरह से देख पाएगा? चलिए देखते हैं। इस मछुआरे को ये मछली किधर दिखेगी, हम इस बात की पड़ताल करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो आपतित किरण इसकी आंखों से होके यहाँ आएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये किरण यहाँ पानी में प्रवेश करने के बाद अपने दिशा को परिवर्तित कर देगी, अपनी दिशा को परिवर्तित कर देगी। ये हम मान लेते हैं कि हमारा अविलंब है, और ये परिवर्तित करके कुछ इस दिशा में आ जाएगी, कुछ इस दिशा में आ जाएगी। जबकि हमें मछली को थोड़ा पीछे बना लेना चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे बना लेते हैं। ये मछली हमारी इधर है और ये मछुआरा लगातार इस मछली को देख रहा था।
चलिए इसका जो ओरिजिनल पथ है कुछ इधर, बात समझ में आ रही है आपको? ये हमारी आपतित किरण है, इसके आंखों से जो किरण आ रही है वो इधर आ रही है और ये मछली को इधर कुछ देख रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब ये मछली को इधर तो देखना चाहिए, इसे इधर तो देखना चाहिए, पर साहब ये मछली इसको इधर दिखाई देगी। क्यों? तो ये किरण इधर नहीं जा रही, ये तो इससे जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तित होकर किरण इधर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसे ये मछली इधर दिखेगी, इसे ये मछली इधर दिखेगी, इधर दिखेगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये मछुआरा इस मछली को पकड़ सकता है? क्या वो उधर से अगर तीर मारे तो क्या इसके तीर इस मछली को आके लगेगी? नहीं। तो इसके लिए मछुआरे को सावधान होना पड़ेगा, अपनी आंखों से ज़्यादा अपने अक्ल पे भरोसा करना पड़ेगा और इसे इस बात को समझना पड़ेगा कि मछली के हमेशा ये पूँछ पे फोकस करे, पूँछ पे या फिर इसके पीछे फोकस पर करे तो मछली को सटीक जाके तीर लग जाएगी। इसे क्या करना चाहिए? इसीलिए कभी भी अगर आप मछुआरे हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप नहीं हैं और आप कभी फिशिंग के लिए जाते हैं तो आप हमेशा उसके पूँछ पे निशाना लगाएं, ना कि उसके सर पे लगाएं या फिर उसके शरीर पे लगाएं। आप धोखा खा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ चुके हैं। दूसरा जो विज्ञान का चमत्कार जो हमारे सामने आता है, ग्लास में भरे, तो आप इस बीकर या ग्लास कह लें, तो इसमें भरे पानी में इसमें भरे पानी में यदि आप एक पेंसिल को डुबो देंगे तो आप इस पेंसिल को अगर इसमें डुबो देंगे तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो पेंसिल आपको उधर ही दिखे? जी नहीं। अगर आप यहाँ से देखते हैं, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो इस बात का प्रमाण तो दे ही नहीं सकते कि आप इस पेंसिल को सटीक तौर पे देख पाएंगे। आपको ये पेंसिल हमेशा टेढ़ा दिखेगा। ये आप क्रियाकलाप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप अभी कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और अभी करके देखें। शीशे के ग्लास में किसी पेंसिल को रखें और उसमें आधा ग्लास पानी भरा होना चाहिए, आपको पेंसिल टेढ़ा दिखेगा। तो ये होता क्यों है? तो इसकी हम जांच करेंगे। तो देखिए, जब हमारी किरण आ रही है, जब हमारी किरण आ रही है तो ये किरण इधर तो जा रही थी, ये अभिलंब हमारा, ये किरण इधर तो जा रही थी और अपने पथ पे ही जा रही थी, लेकिन सघन माध्यम में जा रही है। तो आप ये बात नहीं कह सकते कि ये किरण सीधी चली जाएगी, ऐसे तो जाना चाहिए, पर ये किरण ऐसे जाएगी, कुछ यहाँ से जाएगी। बात समझ में आई? कुछ यहाँ से जाएगी। तो आपको जो पेंसिल यहाँ जो भाग दिखना चाहिए वो आपको कुछ यहाँ दिखेगा, यानी कि हम कुल मिला के बोलें तो आपको ये पेंसिल टेढ़ा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। समझ में आ गई बात? तो ये दो विज्ञान के चमत्कार जो हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरा भी है, आप कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे गए होंगे या फिर किसी ऑफिस में या किसी दफ्तर में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे जनरली एक टेबल पर ग्लास स्लैब रखा होता है। एक टेबल होता है, एक टेबल होता है जिस पे एक ग्लास स्लैब रखा होता है, एक ग्लास स्लैब रखा होता है और इसके अंदर कुछ पेपर रखे होते हैं। या फिर कह लें तो आप अगर सिक्का रखेंगे या पानी से भरे ग्लास कह लीजिए या ग्लास में भी, तो आपको ये ऊपर प्रतीत होगा, आपको ये उभरा हुआ प्रतीत होगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ भी हम रख लें, जैसे हम लिखते हैं क ख ग, हम इसको अगर देखना चाहें यहाँ से यदि हम देखना चाहें तो हमारी आंखों से जो किरण आएगी, हमारी आंखों से जो किरण आ रही है, इसे देखने के लिए वो इस ग्लास स्लैब से, इस अभिलंब से परिवर्तित होकर, इस अभिलंब से कुछ इस तरह से इसे आना चाहिए था, लेकिन ये कुछ इस तरह से आएगी और ये भी आके कुछ इस तरह से, मतलब कहें तो यहाँ आके किरणें मिल जाएगी, तो हमें ये उभरा हुआ और यहाँ पे प्रतीत हो जाएगा। आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम समय बर्बाद ना करते हुए इसके नियम की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। तो अपवर्तन का जो नियम है,
अपवर्तन में कभी ये कोण बराबर नहीं होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हमेशा छोटा बड़ा हो जाएगा, यहाँ परावर्तन वाला नियम नहीं लगेगा, तो हम कतई इस बात को नहीं लिखेंगे। हाँ, इसके बीच में रिलेशन हम दर्शा सकते हैं, कैसे? तो आइए दर्शा लेते हैं। तो हम लिखते हैं अपवर्तन के नियम क्या हैं? तो अपवर्तन के नियम हैं कि आपतित किरण, आपतन कोण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। क्या अर्थ है इसका? तो हमने आपको बताया था, एक तल का अर्थ है कि अगर ये हम 2 मार्कर रखें तो ये एक तल में आ जाएंगे। देखिए, जैसे भी हम रखें तो ये आपको एक प्लेन में दिख रहा है, ये देखिए एक प्लेन में आ जाना चाहिए। और वहीं हम अगर 3 किसी चीज़ को रख लेते हैं, सपोज़ कीजिए ये अगर फेविगम को हम यहाँ रख देते हैं तो ये एक तल में आ ही नहीं सकता है, एक हमेशा बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, एक हमेशा बाहर निकल जाएगा, ये मार्कर बाहर निकल रहा है, ये देखिए हमेशा एक कोई बाहर निकल जाएगा। तो ये 3D फिगर है, ये एक तल में आ जाए ऐसा संभव नहीं है, और ये एक तल में ही आ जाएंगे। तो हम चलिए इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों, दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। जो स्नेल का नियम है वो अपवर्तन की एक माकूल परिभाषा दे देगा आपको कि अपवर्तन होता क्या है जनरली। तो देखिए, ये नियम हमसे कहता है कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम म्यू से सूचित करते हैं, और यही है अपवर्तन। जिया का क्या अर्थ है? तो जिया कुछ नहीं, साइन है जी, जो ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा या फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये साइन एंगल आई बटे साइन एंगल आर करेंगे तो उसका जो अनुपात आता है वो एक म्यू आता है। तो इसे हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि आपतन अनुपात नियतांक होता है। जिया का अर्थ है साइन, और कुछ नहीं। तो चलिए हम टेक्निकल भाषा में समझ लेते हैं कि अर्थ क्या है। तो हम कह सकते हैं कि भाई साइन आई बटे साइन आर अगर हम करें तो ये एक नियतांक होगा, जिसे हम जनरली म्यू से सूचित कर देंगे, कुछ इस तरह से। और अपवर्तनांक ये एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होता है जनरली इनके बीचों में संबंध स्थापित करने में, और कुछ नहीं। तो ये हमारा अपवर्तनांक हो जाता है, निकल के सामने आ जाता है कि हमारा अपवर्तनांक क्या है। पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक की हम जो चर्चा है वो अगले एपिसोड में करेंगे। तो इस एपिसोड को यहीं तक सीमित रखते हैं और हम समझते हैं कि अब अपवर्तन क्या कहता है। अब फाइनली अपवर्तन हमसे क्या कहता है। तो अपवर्तन की अगर एक माकूल परिभाषा लिखें तो आप लिख लें कि यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और ये परिवर्तन क्यों होता है? तो उसके रफ्तार में बदलाव आने के कारण, उसकी चाल में बदलाव आने के कारण, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएंगे, इसकी प्रस्तुति कर पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें और अपनी मेहनत को जारी रखें।